गरीब विधवा बहू का जादुई तरबूज का घर और फ्रिज। एक्सक्यूज मी मैडम, जरा मेरे लिए जल्दी से 1 गिलास तरबूज का जूस पैक कर दीजिए और थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे कहीं जाना है। उस कस्टमर की बात सुनकर जूस के दुकान का मालिक विनोद मालती से कहता है, अरे अब खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है, जल्दी बना, वरना तेरे इस धीरे धीरे काम करने के चक्कर में कहीं मेरे कस्टमर वापस न लौट जाए। अपने मालिक की ऐसी बात सुनकर मालती बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी जूस बनाने लगती है और कस्टमर को दे देती है। और कस्टमर के जाने के बाद मालती विनोद से कहती है, साहब जी, आज महीने का आखिरी दिन है तो मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए। अरे तुझसे एक काम तो ढंग से होता नहीं है और तनख्वाह लेने के लिए सबसे पहले आ जाती है। ये ले तेरे 100 रुपए, बाकी के पैसे मैंने तेरे काट लिए हैं और अगर कल से तूने इसी तरह काम किया ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, समझी। विनोद की ऐसी बातें सुनकर मालती उससे कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि मालती जानती थी कि अगर उसने विनोद से जरा भी बहस की तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा और इस समय मालती के लिए ये नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसलिए मालती बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन घर आते ही उसके दोनों बच्चे बिट्टू और अंजलि उससे कहते हैं, अरे माँ, आप आ गई। आपको पता है हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ, क्योंकि आज आपने हमें तरबूज खिलाने का वादा किया था। तो बताइए, कहाँ है तरबूज? मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, लेकिन आज मैं तुम्हें तरबूज नहीं खिला पाऊंगी क्योंकि मालिक ने मेरे आधे पैसे काट लिए हैं और अगर इन 100 रुपए में मैं इतना महंगा तरबूज खरीद लूंगी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। माँ, आप हर बार हमारे साथ ऐसा ही करती हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर दोनों बच्चे गुस्सा होकर घर से बाहर चले जाते हैं और अपने बच्चों को इस तरह उदास देखकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मालती की सास विमला उससे कहती है, बहू तो चिंता मत कर, बस भगवान पर भरोसा रख, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं माँ जी, भगवान ने हम गरीबों की जिंदगी में और क्या क्या लिखा है। काश अगर आज ये जिंदा होते तो हम लोगों को ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मालती के पति राकेश की मौत कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी मालती के कंधे पर आ जाती है और वो अपना घर चलाने के लिए एक जूस की दुकान में काम किया करती है और उन्हीं पैसों से वो अपने घर का गुजारा किया करती है। तभी एक दिन, अरे दादी माँ, ये मटके का पानी भी इतना गर्म हो गया है, मुझसे तो पिया भी नहीं जा रहा है। अब भला इतनी गर्मी में इतना गर्म पानी कैसे कोई पी सकता है। अरे बिट्टू बेटा, बाहर बहुत तेज धूप हो रही है ना, इस वजह से मटके का पानी भी गर्म हो गया है। लेकिन तुम शाम तक का इंतजार करो, देखना शाम को ये मटके का पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमें ठंडा पानी पीने के लिए भी शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। काश अगर आज बाबा जिंदा होते तो हमें यूँ हर चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता। इतना कहकर दोनों बच्चे बिना पानी पिए मुंह बनाते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं और ऐसे ही कड़ाके की गर्मी में उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं। तभी एक दिन जब अंजलि और बिट्टू बाहर आंगन में खेल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पड़ोस वाले बच्चे घर के बाहर बैठे तरबूज खा रहे होते हैं और उन्हें देखकर बिट्टू और अंजलि का भी तरबूज खाने का मन करता है। इसलिए वो उन बच्चों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, सुनो, क्या तुम मुझे भी थोड़ा सा तरबूज खाने के लिए दोगी? मेरा भी बहुत मन कर रहा है तरबूज खाने का। अच्छा, अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है तरबूज खाने का तो तुम अपनी माँ से क्यों नहीं कहती हो? भला हम क्यों दे तुम्हें अपना तरबूज? उन बच्चों के सामने अपने दोनों बच्चों को इस तरह बेबस खड़ा देखकर विमला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जब वो जूस की दुकान पर काम करने के लिए जाती है और रोज की तरह तरबूज का जूस बनाने लगती है, उसी समय मालती सोचती है, मालिक अभी यहाँ नहीं है, ऐसा करती हूँ एक छोटे से तरबूज का टुकड़ा अपने बैग में डाल लेती हूँ, शायद इसे खाकर मेरे दोनों बच्चों को तसल्ली हो जाए। इतना सोचकर मालती जैसे ही छोटे से तरबूज का टुकड़ा अपने बैग में डाल रही होती है, वैसे ही वहाँ पर विनोद आ जाता है और वो मालती से कहता है, अरे मैं तो तुझे सीधी सादी औरत समझ रहा था, लेकिन तू तो मेरी ही पीठ पीछे मेरी ही दुकान लूटने में लगी है। नहीं मालिक, मैं तो बस ये अपने दोनों बच्चों के लिए ले जा रही थी। वो लोग बहुत दिनों से तरबूज खाने की जिद कर रहे थे और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें तरबूज खरीद कर खिला सकूं, इसलिए बस मैं। बंद कर अपनी ये सफाई देना, एक तो चोरी करती है, ऊपर से मुझसे ही बहस कर रही है। निकल जा और दोबारा तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है।
इतना कहकर विनोद मालती को काम पर से निकाल देता है, जिसके बाद मालती दूसरी जगह काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता, जिस वजह से मालती को खाली हाथी घर लौटना पड़ता है। लेकिन जब वो अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी सास और उसके दोनों बच्चे घर की दहलीज पर बैठे हुए हैं। ये देखकर मालती अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप और बच्चे इस तरह बाहर धूप में क्यों बैठे हुए हैं? क्या बात है? क्या बताऊं बहू, उस दुष्ट मकान मालिक ने हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। बोल रहा था कि अगर घर का किराया नहीं दोगे तो घर के अंदर नहीं घुसने देगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये तो बस हमारी किस्मत है जो भगवान ने लिखी है। और इस तरह मालती अपने पूरे परिवार को लेकर कड़ी धूप में इधर उधर भटकने लगती है। और कुछ दूर चलने के बाद मालती अपने परिवार को लेकर एक खाली मैदान में लगे एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी अंजलि कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ला दीजिए ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। बच्चों, तुम लोग यही दादी के साथ बैठो, मैं अभी कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ। इतना कहकर मालती जब जंगल की ओर बढ़ती है तो उसे कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक बड़ा सा तरबूज दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर मालती कहती है, अरे यहाँ पर इतना बड़ा सा तरबूज किसका पड़ा हुआ है? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, शायद कोई जंगली जानवर यहाँ पर छोड़ गया होगा। और मेरे बच्चे भी तो कब से तरबूज खाने की ही जिद कर रहे थे। चलो, ये तरबूज ले जाकर मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ, वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इतना कहकर मालती जैसे ही वो तरबूज लेकर वापस जा रही होती है, उसी समय उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और उससे कहती है, सुनो बेटी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। अम्मा, ये लीजिए, ये तरबूज आप रख लीजिए, आपको इस समय इसकी ज्यादा जरूरत है। इतना कहकर मालती जैसे ही वो तरबूज उस बूढ़ी औरत को देती है, वैसे ही वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है और कहती है, मालती, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हें अपनी तकलीफ से ज्यादा दूसरों की तकलीफों की परवाह होती है। और आजकल के जमाने में इस तरह के लोग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए तुम्हारी इस अच्छाई को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, आज से ये जादुई तरबूज का घर तुम्हारा हुआ और तुम इस जादुई तरबूज घर से जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। क्या आप सच कह रही हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। इतना सुनकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और फिर मालती फटाफट से अपने पूरे परिवार को लेकर उस जादुई तरबूज घर के अंदर जाती है। तो वो देखती है कि उस जादुई तरबूज घर के अंदर उसकी जरूरतों की सारी चीजें पहले से ही मौजूद होती है। और ये देखकर उसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह माँ, ये तरबूज का घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है और कितना ठंडा भी है, और इस घर के अंदर तो तरबूज से बना हुआ फ्रिज भी है। अब तो मैं जितना मन चाहे ठंडा पानी पी सकता हूँ और ठंडा ठंडा तरबूज खा सकता हूँ। हाँ माँ, मुझे भी ठंडा ठंडा तरबूज का जूस पीना है। ठीक है बच्चों, मैं अभी तुम सबके लिए तरबूज का ठंडा ठंडा जूस बनाती हूँ। इतना कहकर मालती अपने परिवार के लिए तरबूज का ठंडा ठंडा जूस बनाती है, जिसके बाद उसका पूरा परिवार मिलकर जादुई तरबूज के जूस का मजा लेते हैं। और अब उन लोगों की जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और जादुई तरबूज घर की मदद से मालती अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। बादलों में जादुई 2 घास का घर। चांदनी और मीना दोनों ही सगी बहनें थी। वो दोनों ही बहनें अनाथ थी। उनका इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं था। वे दोनों अकेली ही एक छोटे से घर में रहा करती थी। वैसे तो बहनें कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वक्त और हालात की मार ने उसे वक्त से पहले ही काफी समझदार बना दिया था। चांदनी बड़ी और मीना छोटी थी। चांदनी बहुत समझदार थी। वो एक माँ की तरह ही अपनी छोटी बहन मीना का ख्याल रखा करती थी। वो उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वो मीना को पढ़ाने के लिए एक लहंगे की दुकान पर काम किया करती थी। वही मीना भी पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। वो जो कुछ भी स्कूल में पढ़ती, शाम को घर आकर अपनी दीदी को सारी चीजें बताती। दोनों ही बहन बहुत दयालु थी।
वो सबकी मदद करती। एक दिन चांदनी सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर अपने काम पर जाने लगती है। अरे ये क्या दीदी, आप इतनी जल्दी उठकर कहाँ जा रही हो? आप तो 9 बजे दुकान जाती हो ना? नहीं मीना, आज मुझे जल्दी काम पर जाना है क्योंकि दुकान में बहुत काम है। अगर लेट हो गई तो मालिक बहुत गुस्सा करेगा। तुझे तो पता है ना मेरी बहन, वो खड़ूस मालिक कितना बोलता है, खामखा ही सुबह सुबह सुना देगा मुझे। अगर ऐसी बात है तो दीदी आप किस लिए उसकी बात सुनती हो? छोड़ क्यों नहीं देती ऐसी जगह पर से काम? तुझे तो पता ही है मीना, कितनी मुश्किल से मुझे ये काम मिला है, और अगर मैंने इसे भी छोड़ दिया तो मैं तेरे स्कूल की फीस और किताबों का खर्चा कहाँ से लेकर आऊंगी? देखना दीदी, मैं आपकी मेहनत को यूँ जाया नहीं होने दूंगी। मैं एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। उसके बाद मैं आपको कहीं काम पर नहीं जाने दूंगी, बल्कि हमारे घर में भी आपके लिए नौकरानी होगी और आप ठाट से घर में बैठना और मैं कमा कर आपको खिलाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम कहो। चल अब जल्दी से तुम भी उठ जाओ, तुम्हें भी तो स्कूल जाना है ना? हाँ हाँ ठीक है दीदी, उठ जाती हूँ। उसके बाद चांदनी जल्दी जल्दी अपने और मीना के लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी मीना भी उठकर किचन आकर अपने बहन का हाथ बटाने लगती है। अरे अरे, तो ये क्या कर रही है? चल तू जल्दी से जा और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जा, और जब तक तेरे स्कूल का टाइम नहीं होता तब तक तू अपना पढ़ाई कर। ये सब मैं कर लूंगी, तेरा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, समझी? हाँ दीदी पता है, लेकिन आप कभी तो मुझे आपकी मदद करने दिया करो। अकेले आप कितना काम करती हो, और वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। और रही बात पढ़ाई करने की, तो वो तो मैं करती ही हूँ, पूरे दिन तो पढ़ाई ही करती हूँ। ज्यादा दिमाग मत चला, जितना कह रही हूँ उतना कर, और जाकर पढ़ाई कर। ये छोटे मोटे काम तेरे लिए नहीं बने हैं, तुझे पढ़ लिख कर अफसर बनना है, जिसके लिए तुझे अभी से मेहनत करनी होगी। और अगर तू अफसर नहीं बनी तो तुझे जिंदगी भर मुझे ही फिर बिठा कर खिलाना पड़ेगा। ठीक है दीदी, जाती हूँ। मीना और चांदनी के बीच बहुत ही प्यार था। वो दोनों बहनें ही एक दूसरे की हिम्मत थी, और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। मीना ने तो अपने माँ बाप का कभी चेहरा भी नहीं देखा था, इसलिए वो चांदनी को भगवान की तरह मानती थी, और चांदनी भी मीना को एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। वो कभी भी उसे अनाथ होने का एहसास नहीं होने देती थी। वो उसके हर जरूरत का अच्छे से ध्यान रखती थी। ऐसे ही एक दिन चांदनी खाना बना रही थी और अपने माता पिता को याद कर रही थी। काश माँ, आज आप हम लोगों के साथ होती तो कितना अच्छा होता। आज आप हम दोनों बहनों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती, और हम दोनों बहनें एक साथ स्कूल जाती, और जब घर आती तो फिर से आपके हाथ से बना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता। कितना अच्छा होता ना। लेकिन शायद भगवान जी ने हम दोनों बहनों की किस्मत में ये सुख लिखा ही नहीं है। ये सोचते सोचते चांदनी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी मीना चांदनी को रोते हुए देख लेती है, और वो पीछे से चांदनी को आवाज लगाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी मिस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मीना की आवाज सुनकर चांदनी जल्दी से अपना आंसू पोंछकर कहती है, अरे मीना, हो गई तैयार? ले, मैंने तेरे लिए नाश्ता बना दिया है और तेरा टिफिन भी पैक कर दिया है, अब जल्दी से नाश्ता कर ले। तभी मीना हंसते हुए कहती है, मुझे पता है दीदी, आपको बहुत तकलीफ होती है और आप कभी अपने चेहरे पर इन तकलीफों को दिखने नहीं देती, लेकिन आप चिंता मत करो दीदी, बहुत ही जल्दी मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। ठीक है, अब जल्दी से नाश्ता कर ले वरना देर हो जाएगी। उसके बाद दोनों बहनें नाश्ता करके अपने अपने रास्ते निकल जाती है। एक तरफ चांदनी अपने कपड़ों की दुकान पर जाती है और मीना अपने स्कूल की तरफ। चांदनी दिन रात खूब मेहनत करती है, वहीं मीना भी स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है और हमेशा अपने क्लास में प्रथम आती है। उसके स्कूल के सभी टीचर मीना को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मीना पढ़ाई और व्यवहार दोनों में ही बहुत अच्छी थी। स्कूल के सभी बच्चे मीना को बहुत पसंद करते थे। वहीं उस स्कूल में नाजिया नाम की एक घमंडी लड़की भी थी, जो मीना से बहुत जला करती थी। वो मीना को फूटी आंख भी नहीं भाती थी। नाजिया और उसके दोस्त मिलकर मीना को बहुत ही परेशान किया करती थी, लेकिन वो हमेशा नाजिया और उसके दोस्तों को इग्नोर कर दिया करती थी। वो हंसते हंसते उसके सभी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया करती थी। ऐसी ही एक दिन मीना स्कूल जा रही थी, तभी नाजिया भी अपने काम से स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में कीचड़ था और नाजिया अपने ड्राइवर से कहती है, सुनो, तुम्हें इस तरह से कार चलानी है कि ये सारा कीचड़ उड़कर उस सड़क छाप लड़की पर गिरे। ठीक है बेबी जी। उसके बाद वो ड्राइवर इतनी तेजी से कीचड़ से कार लेकर जाता है, जिससे मीना के सारे कपड़े कीचड़ से लथपथ हो जाता है। ये देखकर मीना चिल्लाते हुए कहती है,
अरे ओ पागल ड्राइवर, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अगर गाड़ी चलाना नहीं आता फिर गाड़ी लेकर निकलते ही क्यों हो? मेरी पूरी यूनिफॉर्म खराब हो गई, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? उसके बाद नाजिया अपने कार की खिड़की खोलकर मीना को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। मीना मायूस होकर वापस से घर जाती है और खुद को अच्छे से साफ करने के बाद वो फिर से स्कूल जाती है, जिसकी वजह से उसे आज स्कूल आने में काफी देर हो जाती है। और जब वो क्लास में पहुँचती है तो क्लास टीचर उसे डांटते हुए कहती है, मीना, तुम तो इतनी समझदार लड़की हो, फिर तुम्हें आज स्कूल आने में इतनी देर कैसी हो गई? तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, फिर ये गैर जिम्मेदारी वाला काम कैसे? मीना कुछ बोलती उससे पहले ही नाजिया कहती है, मैं कहती थी ना मैम कि ये मीना भी ऐसी ही है, एकदम बदतमीज और गैर जिम्मेदार। मुझे तो पहले से ही पता है, ये बस स्कूल टीचर के सामने अच्छा होने का दिखावा करती है। ये सुनकर मीना गुस्से से कहती है, तुम तो चुप ही रहो, आज तुम्हारी वजह से टीचर जी ने मुझे डांटा है। अगर तुम्हारा वो बदतमीज ड्राइवर सही से गाड़ी चलाता तो ना मुझ पर कीचड़ आता और न ही मैं आज स्कूल लेट आती। मीना और नाजिया को बहस करता हुआ देखकर टीचर कहती हैं, साइलेंट, दोनों के दोनों अपना मुंह बंद करो और अपने सीट पर जाकर बैठो। अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए मीना। ठीक है मैम। शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती है तब नाजिया अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ मीना के रास्ते पर आकर खड़ी हो जाती है। अरे इस अनाथ की अकड़ तो देखो, इसके पास ना तो पैसा है और ना ही माँ बाप, फिर भी अकड़ तो देखो कैसे राजकुमारियों वाली है। और तो इसके पास तो पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है, रोज रोज एक ही यूनिफॉर्म को पहनकर स्कूल आती है, जूते भी फटे हुए। सही कहा नाजिया, वैसे भी बेचारी को ये सब दिलाएगा कौन? इसके तो माँ बाप है ही नहीं, अनाथ कहीं की। ये सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अरे अम्मा, आप यहाँ ऐसी हालत में क्या कर रही हो? अरे बेटा, मैं तो कब से अपना गिरा हुआ सामान उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है जिससे मैं झुककर इसे उठा सकूं। अम्मा, क्या आप अकेली हैं? आपके साथ और कोई नहीं? नहीं बेटा, इस बेगानी दुनिया में मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है बेटा। और अब तो लगता है मैं भी कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ। मैंने पिछले 1 हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया। ऐसा क्यों कह रही हो अम्मा? हम है ना। अम्मा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरी दीदी बहुत ही अच्छी है और वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, आप चलिए मेरे साथ। उसके बाद मीना उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने घर ले जाती है और फिर उनके घर में जो कुछ भी होता है वो उन्हें खाने को देती है। शाम को जब चांदनी काम से घर वापस आती है तो मीना उसे उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सब बताती है। ये सुनकर चांदनी अपनी बहन को शाबाशी देती है और कहती है, अम्मा, आप अब ठीक तो है ना? अच्छा हुआ अम्मा आप यहाँ आ गई। मैं भी काफी दिनों से सोच रही थी कि हमारे घर में भी हमारे सर पर हाथ रखने वाला कोई होता, और देखिए भगवान ने आपको भेज दिया। आप आराम करिए अम्मा, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। उसके बाद सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए अब मेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करती। लेकिन तुम दोनों बहनों की ईमानदारी और सच्चाई देखकर मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बेटा, मैंने अपनी कड़ी मेहनत और जादुई शक्तियों से बादलों में जादुई घास का अनोखा लहंगा घर बनाया है और वो घर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम दोनों बहनें बहुत ही नेक दिल और दयालु हो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम उसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। उसके बाद वो जादुई बुढ़िया दोनों बहनों को जादुई कालीन पर बैठाकर बादलों में जादुई घास के लहंगा घर के पास ले जाती है और कहती है, ये 2 जादुई घास का घर है, इसलिए दोनों बहनें एक एक घर के अंदर चली जाओ। उसके बाद दोनों बहनें जादुई घास में अलग अलग घर में जाती है और उस घर के अंदर सोने चांदी का भंडार लगा हुआ था। दोनों बहनें उस घर से काफी सारा धन लेकर बाहर आती है और फिर जादुई अम्मा के साथ धरती पर आ जाती है और उन पैसों से अपना घर बनवाती है और चांदनी खुद का कपड़ों का एक बहुत बड़ा शोरूम बनवाती है और फिर सभी मिलकर उस जादुई बूढ़ी अम्मा के साथ एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब मीना भी खुद के कार से स्कूल जाती है। काली बहू का जादुई काला लहंगा। एक समय की बात है, एक गांव में साबरी नाम की एक लड़की अपने पिता सुरेश के साथ रहा करती थी। साबरी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी।
इसलिए बचपन से ही हर कोई उसके काले रंग की वजह से उसका बहुत मजाक उड़ाया करता था। लेकिन साबरी कभी भी किसी को कोई जवाब नहीं दिया करती थी, क्योंकि उसको उस समय उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे साबरी बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसे लोगों के ताने भी समझ आने लगे और ये सब सुनकर साबरी को बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही एक दिन साबरी अपने पिता सुरेश के साथ हॉल में बैठकर चाय पी रही होती है। उसी समय उसकी नजर अखबार पर छपे एक क्रीम पर जाती है और ये देखकर साबरी अपने पिता से कहती है, पिताजी देखिए ना, लगता है ये मार्केट में नई क्रीम आई है, शायद इससे मेरा काला रंग साफ हो जाए। साबरी बेटा, तुम कहाँ इन चक्करों में पड़ रही हो? पिताजी मैं इन चक्करों में ना पड़ूं तो क्या करूं? आप ही बताइए, मैं अपना ये काला चेहरा लेकर कहाँ जाऊं? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? मैं ऐसा ना बोलूं तो क्या करूं पिताजी? कोई भी लड़का मेरे काले रंग की वजह से मुझे पसंद नहीं करता, कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अरे बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी दुनिया में कितने सारे काले लोग हैं, तो क्या उन लोगों की शादी नहीं होती? इसलिए अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखो। उन्होंने तुम्हारे लिए भी जरूर किसी न किसी को बनाया ही होगा। देखना, एक दिन वो घोड़ी चढ़कर आएगा और मेरी बेटी को अपने साथ डोली में बिठा कर ले जाएगा। पता नहीं पिताजी कब वो दिन आएगा, क्योंकि अभी तक कम से कम मुझे 10 लड़के देखने आ चुके हैं, लेकिन मेरे काले रंग की वजह से वो लोग उल्टे पैर भाग जाते हैं। उन सबको मेरे काले रंग की वजह से मेरे गुण नजर क्यों नहीं आते पिताजी? बोलिए ना। बेटा, दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं होता, तो बस अपने आप पर भरोसा रख। इतना कहते हुए सुरेश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी के काले रंग की वजह से कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था। और इन सब की वजह से सुरेश भी काफी परेशान रहा करता था, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया करता था। ऐसे ही एक दिन, पिताजी अब बस बहुत हो गया, अब मैं और ऐसे नहीं जी सकती। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसे कोई बोलता है क्या? आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम तो मार्केट कपड़े लेने गई थी ना? हाँ पिताजी, लेकिन वहाँ पर एक आदमी से मेरी बहस हो गई। अरे हुआ क्या था, मुझे बताओ तो सही पूरी बात। पिताजी, मैं जिस दुकान में कपड़े खरीद रही थी, वहाँ पर एक लड़के ने मेरे ऊपर कॉफी गिर दी, लेकिन मुझे सॉरी बोलने की वजह वो उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगा। कह रहा था कि ये कॉफी भी मेरे सामने गोरी लग रही है, और उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग मुझ पर हंसने लगे। कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। साबरी की बात सुनकर सुरेश को समझ में आ गया था कि आज साबरी के मन को बहुत गहरी चोट लगी है, लेकिन फिर भी वो साबरी को बहुत समझाता है। लेकिन आज साबरी उसकी एक नहीं सुनती और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, और कुछ ही देर में रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। उसी समय सपने में साबरी को अपनी माँ दिखाई देती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? और आज आप मुझसे मिलने आई हो? हाँ बेटी, आज मैं अपनी राजकुमारी से मिलने आई हूँ। कहाँ की राजकुमारी माँ? अरे क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? मेरी बच्ची इतनी दुखी क्यों है? माँ, अच्छा ही हुआ जो आप ये दुनिया छोड़कर चली गई। सच में बहुत बुरी है ये दुनिया, यहाँ कोई किसी का नहीं है। हाँ मेरी बच्ची, मैं सब जानती हूँ, और आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी मुझे पता है, लेकिन तुम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती हो। माँ, आपकी भी तो शादी हो गई थी ना, लेकिन लगता है मेरे इस काले रंग की वजह से मेरी शादी कभी नहीं होगी। तो चिंता मत कर मेरी बच्ची, तेरे सपनों का राजकुमार भी एक दिन जरूर आएगा। वो कभी नहीं आएगा माँ, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं भी आपके पास आ जाऊं, या फिर मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल दूं, जिससे कि किसी को मेरे असली रंग के बारे में पता ही ना चले। लेकिन बेटा, किसी को धोखा देना या झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन उसके बुनियाद पर रिश्ते निभाना और रिश्ते जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी के कमरे में मेरा एक बहुत ही पुराना संदूक पड़ा है, उसके अंदर तुम्हारे लिए कुछ है। साबरी के माँ के इतना कहते ही साबरी की आंख खुल जाती है, लेकिन उसके सपने में जो कुछ भी हुआ वो सब उसे अच्छे से याद था, इसलिए वो उठते ही
फटाफट से अपने पिताजी के कमरे में जाती है और वहाँ पर रखा पुराना सा संदूक खोलती है। लेकिन संदूक को खोलते ही साबरी हैरान हो जाती है। अरे साबरी बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी से तैयार हो जाओ। वो जो तुम्हारी बुआ जी ने लड़का बताया था ना, वो कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अपने पिता की ये बात सुनकर साबरी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो इस बार उस जादुई काले लहंगे को पहनकर ही लड़के वालों के सामने जाने के बारे में सोचती है। तभी कुछ ही देर में लड़के वाले वहाँ पर आ जाते हैं। लड़का दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरा था और ये देखकर सुरेश समझ जाता है कि इस बार भी शायद लड़का साबरी को पसंद नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही साबरी वो जादुई काला लहंगा पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि साबरी उस लहंगे में बहुत ही ज्यादा गोरी और सुंदर लग रही होती है। और उसे ऐसा देखकर सुरेश भी बहुत हैरान होता है, लेकिन वो उस समय कुछ बोल नहीं पाता। और ऐसे ही कुछ देर में अनुज साबरी को पसंद करके वहाँ से चला जाता है और वो जाते जाते साबरी को अपना मोबाइल नंबर भी देकर जाता है। और ऐसे ही समय के साथ साथ उन लोगों की बातचीत के साथ साथ मुलाकातों का भी दौर चलने लगता है। और साबरी के अच्छेपन और अच्छे संस्कारों से अनुज बहुत प्रभावित होता है। और ऐसे ही समय के साथ साथ शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। और शादी के एक दिन पहले साबरी अपनी माँ की फोटो के आगे कहती है, माँ आप कहाँ हो? साबरी के इतना कहते ही उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, अब तो तुम खुश हो ना? कल तुम्हारी शादी है और अनुज जैसा सुंदर लड़का तुम्हारा पति बनने जा रहा है। खुश तो मैं बहुत हूँ माँ, लेकिन ये सोचकर मन बहुत घबरा रहा है कि अगर उन लोगों को मेरे असली रंग रूप के बारे में पता चल गया तो तब क्या होगा? बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था ना कि झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं जोड़े जाते हैं, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर बने हुए रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं और वो टूटकर बिखर जाते हैं। इसलिए अब सब तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो। इतना कहकर साबरी की माँ वहाँ से गायब हो जाती है और अगले दिन बारात आने वाली थी, लेकिन चिंता की वजह से साबरी की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। इसलिए काफी देर तक सोचने के बाद साबरी फोन करके अनुज को मिलने के लिए बुलाती है और वो अपने जादुई लहंगे को उतार कर अनुज से मिलने जाती है। लेकिन जब अनुज वहाँ पर पहुँचता है तो वो साबरी का असली रंग रूप देखकर हैरान हो जाता है। उसी समय साबरी अनुज को अपना सारा सच बता देती है, लेकिन अनुज बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चला जाता है और साबरी भी रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है। और अगले दिन साबरी के घर पर सन्नाटा छाया होता है, क्योंकि साबरी ने अपने पिता सुरेश को भी सारी बातें बता दी थी और अब उन लोगों को पता था कि उनके घर पर अब कोई बारात नहीं आएगी। लेकिन उसी समय उनके घर के बाहर बैंड बाजे की आवाज सुनाई देती है। तभी सुरेश भागकर बाहर जाता है और देखता है कि अनुज सेहरा सजाए बैंड बाजे के साथ बारात लेकर उनके घर की तरफ आ रहा है। देखो साबरी बेटा, आखिरकार आज तुम्हारी बारात आ ही गई। अनुज शादी की शेरवानी में बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। वहीं साबरी घर के सादे कपड़े में खड़ी होती है। उसी समय अनुज साबरी से कहता है, अरे ये क्या, अभी तक मेरी दुल्हन तैयार नहीं हुई। इतना सुनते ही साबरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय अनुज फिर से कहता है, साबरी मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन वहाँ से घर जाने के बाद मैंने अपने दिल से एक सवाल पूछा कि क्या काला रंग होना गुनाह है, और क्या मैंने सिर्फ तुम्हारा गोरा रंग देखकर ही तुमसे प्यार किया था? नहीं, बल्कि मैंने तो तुम्हारी सादगी और अच्छे स्वभाव की वजह से तुम्हें पसंद किया था। इसलिए तुम्हें किसी भी वजह से अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही बहुत पसंद हो। अनुज की ये बातें सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर चमक आ जाती है और साबरी भी अब तैयार होकर अनुज के घर बहू बनकर जाने के लिए खड़ी होती है।
लेकिन इस बार ना तो उसे उस जादुई लहंगे की और ना ही गोरे होने की जरूरत पड़ती है।